ओके ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ पेपर। और जो भी डाउट होगा चैट में पूछ लेना। जो भी डाउट होगा चैट में पूछ लेना। देखा मैंने थोड़ा पेपर तो बहुत ही कम कम मार्क्स आए हैं सभी के। ज़्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, बट जितने ने भी किया है 20 मार्क्स क्रॉस होते हुए तो नहीं दिखे मुझे किसी के। ठीक है, ये जो आते हैं क्वेश्चंस, खास करके इंटीजर टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं आइसोमेरिज्म में, इसमें ये बहुत कॉमन सी चीज है कि आपसे कुछ कुछ छूट जाता है। आंसर 9 है तो आंसर 10 आ जाता है, कभी कभी 7 आ जाता है, कभी 6 आ जाता है। तो ये इसमें परफेक्शन लाने के लिए थोड़ा ढंग से चीजों को विजुअलाइज करना पड़ेगा और इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े और करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, देखते हैं क्या है कैसा है। ऑल तो कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे इसमें पेपर में, जो कि आराम से हो जाने चाहिए थे, बट उसमें भी गलतियां हुई हैं। चलो तो शुरू करता हूं मैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखें आप। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट सेज म्यू ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू दिस वेयर म्यू आई इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द स्टेबल कन्फर्मर। अच्छा, स्टेबल कन्फर्मर मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हमें बात करनी है, आप स्टैगर्ड और एक्लिप्स की बात करते हैं तो स्टेबल तो स्टैगर्ड वाले होते हैं, तो हमें बात करनी है सिर्फ स्टैगर्ड वालों की। ठीक है, एंड एक्साइज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कन्फर्मर ऑफ दिस। तो अब इसके तो दो ही स्टेबल कन्फर्मेशन बनेंगे, दो ही स्टेबल कन्फर्मेशन बनेंगे। एक बनेगा ये z और z जब एकदम अपोजिट हो, दिस इज कॉल्ड एंटी। और एक बनेगा जब z और z आजू बाजू, जब z और z आजू बाजू, ऐसे ऐसे, ये z। तो ये होगा गॉशे, तो एंटी और गॉश बनेगा। अब यहां पर बोल रहा है इफ म्यू नेट इज फाउंड टू बी 1d, तो म्यू पाया गया 1d। अब ये म्यू कैसे निकालेंगे? इट इज एक्चुअली बता दिया है, द समेशन ऑफ म्यू आई और मोल फ्रैक्शन। तो म्यू आई, अब आपको पता है कि एंटी का म्यू तो जीरो ही होता है क्योंकि सब इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाते हैं। सो म्यू एंटी मल्टीप्लाइड बाय साई ऑफ एंटी। अब साई ऑफ एंटी जो भी हो, और यहां पर आएगा म्यू ऑफ गॉश मल्टीप्लाइड बाय साई ऑफ गॉश इज इक्वल्स टू 1 बोला गया है। सो दिस इज 0। सो ये कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दिया हुआ है 0.82, तो ये पक्की बात है कि साई ऑफ गॉशे को हम मानेंगे 0.18। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम यहाँ मान रहे हैं कि जो एक्लिप्स्ड वाले फॉर्म्स हैं वो नेग्लिजिबल अमाउंट में हैं। तो ये गॉश का म्यू जो आएगा दैट विल बी 1/0.18। ये शायद 5.55 बार कुछ ऐसा आ रहा होगा, 5.55 बार, which when multiplied by 100 will give you 555। ठीक है, किसी बच्चे ने अगर यहाँ ऐसा कर दिया है 5.55 को 5.56 लिख दिया हुआ है और फिर 556 किया हुआ है, तो ठीक है, मान लिया जाएगा। ठीक है, सही है, इसको गलती नहीं मानेंगे बहुत ज्यादा, बट ठीक है, आप थोड़ा इस तरह से रिपोर्ट कर दें आंसर। और इसको हम रेट कैसे करेंगे? इसको हम रेट करेंगे अंडर इजी क्वेश्चंस। तो देखेंगे पेपर 15 क्वेश्चंस के बाद कि कितने इजी क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल हो जाने चाहिए थे। और आप इस बात को समझिए, जब आप एडवांस का पेपर देते हैं 30% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत इजीली किसी से भी हो सकते हैं, और हमें वो 30% क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना होता है, इनको बहुत अच्छे से निपटाना होता है, ताकि हम वो जो बेयर मिनिमम है सिलेक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वो हम बिल्कुल इजीली पा सकते हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे आया? मोल फ्रैक्शन सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी फॉर्म, एज्यूमिंग दैट वहां स्टेबल कन्फर्मेशन ही है, एंटी और गॉश, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1। सो इफ एंटी फॉर्म का मोल फ्रैक्शन इज 0.82, गॉशे का उतना ही होगा। ठीक है, ओके।
चलो ये तो आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये भी देखकर आसान ही लग रहा है, इसमें मेरे को स्टीरियो सेंटर्स काउंट करने हैं, इसमें मुझे स्टीरियो सेंटर्स काउंट करने हैं। देखो यहाँ पर ये स्टीरियो सेंटर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये भी स्टीरियो सेंटर दिख रहा है, दोनों कायरल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। अब आ जाएंगे इधर तो ये भी कायरल दिख रहा है, ये भी कायरल दिख रहा है, ये भी कायरल दिख रहा है और ये भी कायरल दिख रहा है, और कहीं भी चांस नहीं है कि सिमेट्री आ जाए। दिस इज टोटली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, यू कैन नॉट गेट अ मीजो कंपाउंड आउट ऑफ एनीवेयर। देख लीजिए, आप कहीं भी सिमेट्री पाएंगे ही नहीं, अलग सा कंपाउंड इधर है, अलग सा इधर है, आप नहीं पाएंगे सिमेट्री। अगर आप इस तरह से भी इधर ऐसे काट रहे हो, आप सिमेट्री नहीं पाओगे। थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट, वो बिल्कुल इजीली दिख रहा है। सो यू कैन सिंपली सी कि आपके पास बेटा 6 स्टीरियो सेंटर है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 6 स्टीरियो सेंटर है, 2 की पावर 6, सीधे 64 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे। एंड दिस क्वेश्चन विल आल्सो बी रेटेड अंडर इजी क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन के अंदर रेट किया जाएगा, और 64 विल बी द आंसर। तो 2 क्वेश्चन हो गए, हमारा पहला क्वेश्चन भी इजी, दूसरा क्वेश्चन भी इजी। चलिए, कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, और यहां पर क्या बताना है, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अगेन द सेम थिंग, यहां भी कोई दिमाग मेरे को नहीं लगता लगाना है, बिकॉज बिल्कुल अनसिमेट्रिकल सा मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो कहीं मीजो वीजो होने का कोई चांस नहीं है। वो देखकर एक बार में समझ आ जाना चाहिए कि हाँ यार अनसिमेट्रिकल सा दिख रहा है, मीजो वीजो का कोई चांस नहीं है। तो जितने स्टीरियो सेंटर उतना ही 2 की पावर में चढ़ा दो, आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स मिलेंगे। सिंपल मैथमेटिकल, छोटा मोटा मैथ्स। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सेंटर, स्टीरियो सेंटर ध्यान से चूज करना, शायद थोड़ा बहुत गलती होने के चांस है क्या यहाँ पर कुछ। ये वाला देखो सिस ट्रांस पॉसिबल होगा, ठीक है, ये स्टीरियो सेंटर हो गया, ये कायरल सेंटर है, आर एस पॉसिबल होगा, इधर भी कायरल सेंटर है, आर एस पॉसिबल होगा। इसको देखा जाए बिल्कुल सिस ट्रांस पॉसिबल होगा, देखो इधर हाइड्रोजन है और ये अलग सा ग्रुप है, और इधर भी एक हाइड्रोजन है और एक अलग सा ग्रुप है, सिस ट्रांस पॉसिबल होगा। यहाँ पर कायरल सेंटर है जी, बिल्कुल कायरल सेंटर है, देख सकते हैं आप। उसके बाद आपके पास क्या ये कायरल सेंटर है, ये है कायरल, ये अलग ग्रुप, हाँ बिल्कुल ये भी अलग ग्रुप, ये भी कायरल सेंटर है। फिर आप आएंगे इधर तो नाइट्रोजन को अगर आप देखें तो क्या नाइट्रोजन भी कायरल सेंटर है। इज नाइट्रोजन अ कायरल सेंटर हियर? यस, नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ कायरल सेंटर, नाइट्रोजन भी कायरल सेंटर हुआ। ठीक है, अब कुछ बच्चों का ये डाउट हो रहा है कि सर यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर ये ऐसा लगा हुआ है, आपने इसको कायरल माना, आपने इसको कायरल माना। सर ये सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी तो शो कर सकता है। देखो ऐसा डाउट आता है ना, सर ये सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी तो शो कर सकता है, दिस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ग्रुप्स भी अलग अलग लगे हुए हैं। लेकिन मेरी बात समझ, जब तूने इधर कायरल मान लिया है ना, तो तू आर एस दोनों लिख तो रहा है, यहाँ का आर एस तू लिखेगा तो जो तेरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाली पॉसिबिलिटी है ना, वो इसके अंदर ही काउंट हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से सोचो, जो डाउट आ रहा है एक बच्चे को कि सर यहाँ पर तो ये ज्योमेट्रिकल भी है ना, हाँ ठीक है ज्योमेट्रिकल है मानता हूं, लेकिन जब तुम इधर कायरल लिखते हो, जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूं, देखो ये ऐसा लिखे ऐसा लिखे, अब ये दोनों कायरल है मान लिया, तो कायरल है तो मैंने कहा 2 की पावर ऑफ, अब खैर यहाँ तो मीजो आ जाएगा, अब मैं अलग अलग ग्रुप्स ले लेता हूँ, चलो CH3 ले लेता हूँ और इधर C2H5 ले लेता हूँ, दोनों कायरल है, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 2, तो हो जाएगा 4। तो आप बोलोगे नहीं सर यहाँ ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है, बेटा ये 4 में तेरा ज्योमेट्रिकल भी तो आ गया, ध्यान से समझ, 4 में तेरा ज्योमेट्रिकल भी आ गया, क्योंकि तूने इधर ये CH3 लिखा ऐसा और एक बार लिखा C2H5, ये एक कॉम्बिनेशन हुआ। उसके बाद तूने क्या किया, किसी एक की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, इधर CH3 लिखा, ये अंदर किया, दिस इज C2H5 लाइक दिस, और फिर यही चीज तूने इसके साथ किया, तो देखना ये तेरा सिस और ये तेरा ट्रांस, तो ज्योमेट्रिकल भी उसी में काउंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ अपन स्टीरियो सेंटर देख लेते हैं। फिर इधर आओ, क्या ये कायरल सेंटर है? जी बिल्कुल अलग अलग, हाँ बिल्कुल है। उसके बाद क्या ये कायरल सेंटर है? अरे बिल्कुल है, अलग अलग अलग। क्या ऑक्सीजन कायरल सेंटर है? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर जो कि 2 सेम है।
तो भाई इतने सेंटर्स हमको मिले हैं, काउंट कर लो, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं करना था इसमें भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा एक और यहाँ पर दिख रहा है, क्या बोल रहे हो सर? एक और है, कहाँ पर दिख रहा है? एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं भाई, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। ये वाला छूटा है क्या? ये वाला, ये भी छूटा है ना? हाँ, ये भी तो है। देखो इधर 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 अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। तो ये भी है, तो शायद 10 आ गए। तो 10 आ गए तो ये हो गया 2 की पावर ऑफ 10, एंड 2 की पावर ऑफ 10 इज नथिंग बट 1024। 1024 ये भी इजी ही है, बट चलो इसको हम थोड़ा मॉडरेट लेवल पे बोल देते हैं, क्योंकि 10-10 सेंटर्स थे, तो हो सकता है बच्चों से टेस्ट देते टाइम एक आध सेंटर छूट जाए, तो मॉडरेट के अंदर इसको क्लासिफाई कर देते हैं, बट केयरफुली करेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है सर, सेकंड क्वेश्चन में कंपाउंड्स का वेज डैश पोजीशन फिक्स है तो उनको एक पॉसिबिलिटी कंसिडर नहीं। देखो क्या बोल रहा है, लैंग्वेज को समझो। ठीक है, ये वाला कंफ्यूजन भी आता है। यहां पर बोल रहा है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का तुम्हें स्टीरियो आइसोमर बनाना है, तो वेज डैश को क्या करोगे फिक्स करके? अगर मैं इसको वेज को डैश कर दूं तो क्या वो इस कंपाउंड का स्टीरियो आइसोमर नहीं होगा? अगर ये वेज है, ठीक है मानता हूं वेज है, लेकिन कहीं ऐसा थोड़ी ना बोला जा रहा है, बस क्वेश्चन में इतना बोला जा रहा है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस। तो अगर मैं इस वेज का डैश कर दूं तो क्या वो इसका स्टीरियो आइसोमर नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं कर सकते फिक्स। वो रिएक्शंस के समय, अगर अभी रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर अटेंड कर रहे होगे तो वहां पर मैंने रिएक्शंस के साथ स्टीरियो आइसोमर को जहां क्लब किया है, वहां पर मैंने अच्छे से समझाया है कि कब आप इस वेज को चेंज नहीं कर सकते, कब डैश को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां कर सकते हो बेटा, ये धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आने लगेगा। अच्छा रिएक्शन मैकेनिज्म का फ्री रेडिकल वाले वीडियोस देख लिए क्या? लेक्चर 15 देख लिए? लेक्चर 15 देख लिए क्या? अभी नहीं देखे? यस सर, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना वो बढ़िया से? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ये सवाल है, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ इसको हम मान सकते हैं, इट इज अ गुड क्वेश्चन। ये मॉडरेट से हार्ड के बीच में मान सकते, क्योंकि इसमें पक्का एक आध तो छूटने के चांसेस हैं। चलो बढ़िया से देखते हैं, इसमें एक एक को देखते हैं। ठीक है, ये मजा आएगा थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ इसको, ये जूम इन किधर से होगा? चल ठीक है यार, इसी में करते हैं, पता नहीं इधर उधर हो जाएगा। चलो तो यही देखते हैं यार, हमको देखना है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। किसी में डाउट होगा तो बता देना, मैं समझा रहा हूं पहले कौन कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, मतलब हमको देखना है कि किसमें पीओएस है, पीओएस या सीओएस जो भी आ जाए। एओएस तो बहुत रेयर आता है, जो एक दो केसेस आपको नोट्स पढ़ाते समय लिखा है वहीं पर आता है, बाकी नहीं आता जाता, आपके सिलेबस में नहीं आता। अब यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव खोजना है मुझे, तो मैं जब देखूंगा तो ये तो मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। हाँ बिल्कुल दिख रही है, ये ऊपर ये ऊपर, ये मेरा चॉइस हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। यहां पर देखा जाए so I will not get plane of symmetry, look, because this is a chiral center and this is a chiral center, both are chiral centers, and I have a methyl here, है ना? Methyl here, this is methyl। तो ये यहां से अगर हम करेंगे ऐसे, तो फिर आपको ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है इसमें, क्लियर कट दिख रहा है, क्योंकि इधर मिथाइल लगा हुआ है, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये काट दो, ये हमारा आंसर नहीं है। अब इसको देखो, ये एक इंटरेस्टिंग केस है, ये एक बढ़िया केस है, लेकिन बच्चों से गलती हो जाती है इसमें, क्योंकि वो ना इसको स्पाइरो की तरह देख नहीं पाते, पता नहीं क्यों स्पाइरो नहीं दिखता उस समय। हो सकता है आप में से भी किन्हीं लोगों को नहीं दिखा हो, आप इसको ऐसी 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 ट्रीट कर रहे हो,
बट एक्चुअली दिस इज स्पाइरो ना, देखो ना ये टेट्राहेड्रल सेंटर है, तो ये ऐसे आगे की तरफ होगा, बिल्कुल 3D में सोचना है, स्पाइरो कंपाउंड है ऐसे, ये कुछ इस तरह से सोचना है आपको ना, ये कुछ इस तरह से सोचना है। तो यू हैव अ डबल बॉन्ड समवेयर हियर एंड देन अ डबल बॉन्ड समवेयर ऑन द अदर साइड हियर। क्या इसमें कहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है? ऑब्वियसली नहीं आ सकती। आप अगर काटोगे भी ये, चलो तो ये मान लो प्लेन से कट गया, लेकिन ये जो है ये डबल बॉन्ड इधर है, यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए था, जो कि नहीं है। सो दिस डज नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो दिस इज नॉट अवर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये भी स्पाइरो ही है बेटा, ये भी स्पाइरो ही है, बट यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है, ऑक्सीजन दिख गया आपको, यहाँ तो पीओएस नजर आ रहा है मुझे, आपको भी शायद नजर आ जाएगा अभी, अगर ढंग से देखेंगे तो नजर आएगा। इट इज काइंड ऑफ दिस, ऐसा है, एंड देन यू हैव ऑक्सीजन, तो सामने की तरफ ऑक्सीजन, फिर ये ऐसा, ये तो ठीक है नॉर्मल, ये इधर ऑक्सीजन। में बहुत धीरे धीरे आराम से समझाऊंगा ताकि सभी बच्चों को समझ में आए। तो बेटा देखो यहाँ पर अगर आप काटोगे ये इसको ऐसा, तो आपको इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलेगा, और ये तो खैर इसी प्लेन में ही कट जाएगा, स्लाइस प्लेन में कट जाएगा ऐसे, और ये प्लेन इसके बीच से निकलेगा, तो इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, तो यहाँ पीओएस मुझे आ गई। तो दिस इज माई सेकेंड आंसर, ये मेरा हुआ नंबर 2। यहाँ पर ओ और एन हो गया, तो ये तो नहीं आएगा पीओएस। यहाँ पर ये मिथाइल आ गया, यहाँ भी पीओएस नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है नहीं आना चाहिए। यहाँ पर तो पीओएस आ गया बेटा, ये देखो सीधा ये पीओएस सबको नजर आ रहा होगा, ये पीओएस नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 3 हुआ। यहाँ पर पीओएस नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अगर आप ऐसे भी काटोगे तो अलग है, ऐसे काटोगे तो मिथाइल एक नीचे है एक ऊपर है, तो ये पीओएस नहीं आ रहा है। यहां पर देखा जाए तो अगेन द सेम थिंग, पीओएस नहीं आ रहा है। अगर जल्दी जल्दी में मेरे से कोई गलती होती है तो मेरे को बता देना, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी पीओएस तो नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो दिस इज द सेम केस, बस यहाँ पर डैश हो गया है, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ भी पीओएस नहीं आ रहा है। यहाँ पर बिल्कुल आ रहा है, ये सीधा सीधा पीओएस दिख रहा है, यहाँ देखेंगे तो दिस इज पीओएस, दिस इज योर चॉइस। यहाँ पर ये एन इधर हो गया है, इधर एक एन लगा हुआ है, नहीं आएगा पीओएस इसमें भी। आप इसी तरह से स्पाइरो की तरह बनाकर देख लीजिए। यहाँ पर यस यू आर गेटिंग अ पीओएस, ये पीओएस मिला इधर। देन हियर सीएल ऊपर सीएल ऊपर सीएल सीएल, और यहाँ पर ये भी पीओएस आ गया। ठीक है, ये भी पीओएस आ गया। यहाँ पर नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। यहाँ पर भी नहीं आ रहा, ठीक है नहीं आ रहा पीओएस। हाँ बिल्कुल डबल बॉन्ड है इधर, मिथाइल है, क्यों आ रहा है? और यहाँ पर आ रहा, यहाँ पर आ रहा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Yes, so correct answer for this should be 7. 7 is the correct answer. How many of the following are optically inactive? 7 is the answer. Okay, क्या दिया आंसर? ठीक, 7 दिया हुआ है, करेक्ट। ठीक है, now how many stereoisomers are possible for the compound? सर इन ऑप्शन में मिथाइल वेज डैश भी हो सकता है। नहीं, अब ऐसे क्वेश्चन में आप समझो, वेज डैश वाला कंफ्यूजन हो रहा है। जब यहाँ पर बोला है कि हाउ मेनी आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो बेटा जब यहाँ पर दोनों वेज बना के दिया हुआ है, तब आपको वेज ही मानना है। क्योंकि ये पूछ क्या रहा है, थोड़ा भाषा समझो इसकी। ये पूछ रहा है बताओ कि क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है या नहीं है। और अगर आपने ये ऑक्सीजन ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ है, आपको जब ये वेज और ये वेज बोला है, तो ये एक अलग कंपाउंड है। और अगर आपने इधर वेज को डैश कर दिया तो वो एक अलग कंपाउंड हो जाएगा ना। अगर आपने वेज को डैश कर दिया तो फिर तो उस कंपाउंड की बात ये नहीं कर रहा है। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा था, वहां बोल रहा था कि उस कंपाउंड के कितने स्टीरियो आइसोमर बना सकते हो। तो स्टीरियो आइसोमर तो आप बनाने के लिए वेज को डैश करोगे। ठीक है,
इन ऑप्शंस में डबल बॉन्ड वाले मिथाइल का वेज या डैश। अबे डबल बॉन्ड वाला मिथाइल जो होगा वो वेज डैश क्यों होगा? पागल हो गया तुम? अबे वो प्लेनर हो जाएगा ना। हाँ ये sp2 कार्बन है तो वेज डैश क्यों होगा? ये प्लेनर हो जाता है। वेज डैश टेट्राहेड्रल सेंटर के अराउंड होता है। सर एल वाले में हम एक NH को वेज पर लगाएं और एक NH को डैश पर लगा सकते हैं। एल में अरे स्पाइरो है ना, यहाँ वेज डैश पे एन को मत लगाओ ना यार। ये ऐसा होगा ना, स्पाइरो है वो तो ये इस तरह से रहेगा, यहाँ पर NH, ये ऐसा, ये ऐसा। अब ये तो तुम्हारा इस स्क्रीन की प्लेन पर है, अब ये आगे है स्क्रीन के। ऐसा ही तो पढ़ाया है यार स्पाइरो कंपाउंड। ये आगे है और फिर ये इधर है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो ये वेज डैश पे नहीं है, ये तुम्हारे स्क्रीन के प्लेन पर है और ये स्क्रीन के बाहर। ऐसे करके सोच। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन तो शायद मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में तुमको जब क्वेश्चंस कराए क्लास में उसमें कराया इस तरह का एक क्वेश्चन। यहाँ पर अगर आप ऐसे सोचेंगे तो नहीं बना पाएंगे। इसको सॉल्व करने का स्पेसिफिक तरीका है, आपको देखना होगा ये भी कायरल सेंटर है, 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 और ये जो चारों ग्रुप्स लगे हुए इसको मैं टफ रेट कर सकता हूँ। दिस क्वेश्चन कैन बी रेटेड एज टफ, जेई के लेवल पे टफ है। इसका करेक्ट आंसर आया क्या किसी का? किसी का सही हुआ तो बताओ मेरे को अभी, जो भी 15-20 बच्चे हो बताओ। मेरा सही था, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो देखो, अगर इतना सोच के कर पाए हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर क्या करना होगा, ये चारों जो है ये हमारे कायरल सेंटर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्बन है और हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इसको, टेट्राहेड्रल है, आगे पीछे इधर। तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आर कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आर, ये भी आर, ऐसे मान लो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, ये कोई ग्रुप नहीं लिख रहा हूं, समझना। आर कॉन्फ़िगरेशन में ये तीनों ग्रुप्स लगे हुए हैं, समथिंग लाइक दिस। तो अगर ये आर 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 है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मैं कॉन्फ़िगरेशंस एस करूंगा, एक एस करूंगा, फिर 2 एस करूंगा, 3 एस नहीं करूंगा। ये आप समझ रहे होगे, 3 एस नहीं करूंगा क्योंकि 3 एस वाला इन्हीं में से किसी का मिरर इमेज आ जाएगा। अब ये सब पढ़ाते समय मैंने बहुत डिटेल में बताया। तो पहले अपन देखते हैं, इधर आर 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 है। आर का मतलब कोई ग्रुप नहीं है, आर का मतलब ये जो जो चीज लगी हुई है ये आर कॉन्फ़िगरेशन के साथ लगी हुई, ये मतलब है ना। तो अगर मैं देखूं तो क्या इसका मिरर इमेज, क्या इसमें पीओएस है, क्या इसमें पीओएस है? तो आंसर है नहीं है, क्योंकि आर का मिरर इमेज तो एस होता है। यहां पर अगर मैं ऐसे देखूं तो ये आर का मिरर इमेज आर, ये हो नहीं सकता, तो इसका एक मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा, इसका एक मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर मैं एक एस लगाता हूं। अब एक एस कहां पर लगाया जाए? अरे बेटा टेट्राहेड्रल है ये, टेट्राहेड्रल में चारों पोजीशंस ज्योमेट्रिकली सेम होती है, तो वो एस कॉन्फ़िगरेशन आप किसी का भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसको आर रहने दो, इसको आर रहने दो, अब आप इसको एस कर दो और इसको आर कर दो, ठीक है, इसको आर कर दो। अब यहां पर भी आप देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है, तो यहां पर प्लस मिरर इमेज ऐसे बनेगा। अब यहां पर एक बच्चों को डाउट आ सकता है, मैं बता दे रहा हूं वो क्या डाउट है। ऐसा लग सकता है कि सर ये देखो ये आर है और यहां पर ऐसा आर कर देता हूं, आपने कहा सर कि एस को कहीं भी किया जा सकता है, तो सर मैं ऐसा कर देता हूं, ये इधर आर और ये इधर एस कर देता हूं। फिर देखो सर मैं ऐसा करूं तो देखो ना, आर का मिरर इमेज एस तो दिख रहा है। अबे लेकिन ये आर जो है ये खुद एक कॉन्फ़िगरेशन है, कोई ग्रुप नहीं है।
समझ रहे हो, ये खुद एक कॉन्फ़िगरेशन है, ये ग्रुप नहीं है। यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है कार्बन और आर कॉन्फ़िगरेशन के साथ, यहाँ पर Br, यहाँ पर Cl और यहाँ पर एक ग्रुप CH3। तो कहां से ये कट रहा है? ये खुद ही नहीं कट रहा। देखो ये BrCl ये खुद ही नहीं कट रहा है। पीओएस कभी आएगा ही नहीं ऐसे स्ट्रक्चर्स में, याद रख लो। पीओएस नहीं आएगा। तो इसका भी मिरर इमेज, इसका भी मिरर इमेज। अब 2s लगाऊंगा, अब 2s लगाऊंगा। अच्छा कहाँ लगाएं सर? कहीं भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। ये लो 2s लगा दो, ऐसे ऐसे, इधर ये r और इधर ये r। नाउ टेल मी, क्या इसमें पीओएस है? जस्ट टेल मी दिस थिंग, डज दिस कंटेन्स पीओएस? देख पाना बहुत मुश्किल है। डज इट कंटेन्स पीओएस? क्या है आपका आंसर? बता दें जल्दी। यस सर, ओके। कहाँ दिख रहा है पीओएस? कैसा पीओएस है? सभी का आंसर यस आ रहा है। मुझे भी बताओ कैसा पीओएस है। यहां से है क्या? इज इट फ्रॉम देयर? कहां से पीओएस? साइडवेज? अच्छा साइडवेज, कुछ ऐसा कुछ बोल रहे हो शायद, ऐसा। बहुत बढ़ चढ़कर बच्चे हाँ बोल रहे हैं इसमें, तो मैं उनका ओपिनियन लेना चाहता हूँ। तो बेटा आप इस बात को समझिए, ये आर एक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको ग्रुप की तरह ना देखें। तो जब आप अगर साइडवेज भी बोल रहे हो ना कि ये ऐसा लग रहा है, या फिर कहीं से भी आपको लग रहा है, ये आर खुद ही नहीं कट पाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा Br लगा हुआ है और यहाँ पर ऐसे कुछ Cl लगा हुआ है, ऐसा कुछ। ये खुद ही नहीं कट पाएगा दो सिमेट्रिकल आर्क्स में, क्योंकि ये खुद ही कायरल सेंटर से। समझ पा रहे हैं? तो इसमें पीओएस नहीं है। बट ये एक बढ़िया सा केस है, मैंने क्लास में कराया हुआ है इस केस को शायद। इसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री आती। ये अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखेगा कैसे? देखो पहले से पता होगा तो आपको दिमाग चल जाएगा। ऐसे दिमाग तो चला पाना मुश्किल है कि आपको पहली बार में आप एकदम डिकोड कर लो कि अरे यहाँ तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से देख सकते हो आप। लुक एट दिस। इसको मैं कुछ इस तरह से बना दूं, ये मेरे पास आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ, और ये दो चीजें प्लेन पर। यहाँ पर आर है, ये आर है, कॉन्फ़िगरेशन है, ये एस है, ये एस है। क्या करते थे एएओएस के लिए? एक किसी एक्सिस के अराउंड कुछ एंगल घुमाते थे। यहाँ 90 डिग्री घुमाओ, ऐसे 90 डिग्री घुमाओ तो क्या मिलेगा? जब 90 डिग्री घुमाओगे ये सामने है। सोचो सोचो ध्यान से, ये सामने है। आप 90 डिग्री घुमाओगे तो ये भी ऐसे सामने मेरी तरफ है। 90 डिग्री घुमाओगे ऐसे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला एस ऊपर आ जाएगा ऐसे प्लेन पर। ये वाला एस अभी ऐसा पीछे है, तो जब 90 डिग्री ऐसे घूमेगा तो ये पीछे से ऐसे हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अब ये वाला आर अभी ये ऐसे था, जब 90 डिग्री ऐसे घूमा तो ये ऐसा आगे आ जाएगा, बिल्कुल ये ऐसे आगे आ जाएगा वेज पर आर, और ये ऊपर वाला जो आर है वो नीचे चला जाएगा आर। अब क्या किया करते थे? अब सेम जिस एक्सिस के अराउंड घुमाए हो उसी एक्सिस के परपेंडिकुलर आपको रखना है मिरर, और यहां बना देनी मिरर इमेज। तो एस की मिरर इमेज होती है आर, तो ये हुआ आर। एस की मिरर इमेज होती है आर, तो ये हुआ आर। उसके बाद फिर इधर आर की मिरर इमेज होती है एस, तो हुआ एस। और फिर आर की मिरर इमेज होती है एस, तो यहां हुआ एस। आप देखिए ये दोनों सेम पोजीशंस पर सेम कॉन्फ़िगरेशंस आ गए। इसका मतलब यहां पर आपके पास अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है 90 डिग्री वाली। 90 डिग्री वाली। अब 360 बाय एन के फॉर्म में लिखोगे तो आप A4 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या मिलेगा?
तो आप लोगों को पीओएस सोचकर आप लोगों ने आंसर कर दिया, ऑब्वियसली आंसर सही आ गया बिकॉज ठीक है कोई सिमेट्री मिल गई आपने, लेकिन पीओएस नहीं है बेटा, यहाँ है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको एएओएस कहते हैं, और ये रेयर जगहों पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसको लोग आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं जेई एडवांस के लिए, मैं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं बोलता क्योंकि हो सकता है नियर फ्यूचर में दिख जाए कभी पेपर में, तो पढ़ लेना ज्यादा अच्छा होता है। सो करेक्ट आंसर शुड बी 5। एक पेयर ऑफ इनेंसियोमर, फिर एक पेयर ऑफ इनेंसियोमर, फिर एक ये मीजो, दिस इज काइंड ऑफ मीजो कंपाउंड, यस दिस इज मीजो। इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होगा, कैसे पता चलेगा? देख लो, ये तीसरी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। ओके, दिस वाज अ टफ क्वेश्चन आई वुड से, ठीक है, इसको टफ के अंदर रेट करेंगे। अब आ जाओ इसमें, हाउ मेनी ओपन चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल बाय दिस फॉर्मूला? जल्दी से बता दो किसका किसका ये सही हुआ है, जिसने भी अटेम्प्ट किया है टेस्ट। C3H2Cl2 एक बार में किसका किसका सही हुआ है? हाँ बिल्कुल, एलिन्स को लेंगे ना इसमें, गलत हुआ है, ठीक है सही हुआ है, चलो सही हुआ है, ओके। चलो पहले ना देखते हैं C3H2Cl2। तो आपको जब मैंने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ाई है तो उसमें ये बात क्लियर कट बता दी है कि जो Cl है, जो Cl है ये कोई अनसैचुरेशन नहीं लाता, ये हाइड्रोजन की तरह ट्रीट किया जा सकता है इसको, तो इट हैज अ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ, इसको इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे देख सकते हो C3H4 जैसा, तो इट इज समथिंग लाइक प्रोपवाइन। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 की है, ये तो दिख रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें 2 की है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है इसमें। अच्छा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, तो एक काम तो मैं ये कर सकता हूं कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बना सकता हूं, यहां पर 2 Cl चाहिए मुझे, तो एक Cl लगा सकता हूं। अब एक Cl और 2 हाइड्रोजन इधर कर सकता हूं, कोई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर, ये एकदम खराब सा मॉलिक्यूल दिख रहा है। उसके बाद दूसरी चीज C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ Cl लगाया था, इस बार यहाँ H लगा देता हूँ, स्ट्रक्चरली तो अलग है, और यहाँ एक 2 Cl और H लगा देता हूँ, ये मिल रहा है मुझे ट्रिपल बॉन्डेड में। सॉरी सॉरी, इधर एक कार्बन शायद रह गया मेरे से, इधर एक कार्बन रह गया, तो यहाँ पर एक कार्बन है और उसमें 2 Cl और H लगा हुआ है, ठीक है बढ़िया। ट्रिपल बॉन्ड में और तो कुछ नहीं हो सकता ना, और कुछ नहीं हो सकता। अब क्या कर सकता हूँ मैं, डबल बॉन्ड एलीन बना सकता हूँ, एलीन बना सकता हूँ लाइक दिस, और मुझे 2H और 2 Cl लगाना है, तो 2H और 2 Cl, एक ये लग गया, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। और फिर एक बार 2H और 2 Cl, तो H H ऐसे लगा देता हूं, Cl और Cl ऐसे लगा देता हूं। अब आपको पता है ये बात, आ, आ, ये बात पता है, आपको पढ़ाया है कि 3D में देखेंगे तो ये ऐसा होता है, और ये सामने की तरफ है और ये पीछे की तरफ है, तो यहाँ ज्योमेट्रिकली तो ये सेम है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, बट इसमें पीओएस एब्सेंट है, तो इसका एक मिरर इमेज बनता है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव एज यू नो, यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम योर नोट्स, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, इसका एक मिरर इमेज बनता है, बट यहां पर क्या ही मिरर इमेज आएगा, ये तो सीधे सीधे सिमेट्री आ जाएगी, आप काट दोगे इसको तो ये कटेगा, तो ये H इधर, एक H इधर, और ये Cl दोनों स्लाइस कट जाएगा ऐसे। तो मेरे हिसाब से द आंसर शुड बी 1 2 3 एंड दिस इज 4 प्लस इट्स इनेंसियोमर 5, so this is 5 is the correct answer is 5. So this was a good question, moderate कहेंगे इसको, बट हाँ इसमें गलतियां हो सकती थी, देयर वाज अ स्कोप जहां पर आप गलती कर सकते थे, या तो आप ट्रिपल बॉन्ड छोड़ देते, कुछ कुछ केस छूट सकते हैं यहाँ बच्चों से, जो कि छूटे भी हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर। अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसके लिए ना आपको एक चीज बताता हूं, देखो सपोज करो, अगर यहाँ पर ये, मैं तो कहूंगा आपको कि आप इसका ना थोड़ा रिजल्ट भी याद कर लो, ठीक रहेगा आपके लिए। देखो
इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करना। सपोज यहां पर ए और ए है, तीनों सेम है, ठीक है, ध्यान से देखना, ए तीनों सेम है। तो क्या करोगे, सबसे पहले तीनों का वेज ले लो, तीनों का वेज, ठीक है, ये हो गया सिस। फिर एक का डैश लेना है, एक का डैश लो, तो चलो इसका डैश ले लो, एक का डैश, इसका डैश लो। अब देखो ये तीनों ए हैं बेटा, तो इसमें आप एक का डैश लो, किसी का भी डैश ले लो, एक ही बात होगी। और फिर दूसरे का डैश, दो डैश मत लेना ना, समझ आ रहा है, दो डैश मत लेना। जैसे आर एस में कर रहे थे ना, 4 R थे, तो हमने एक बार एस किया और एक बार और एस किया, क्योंकि उसके बाद 2 S हो गए तो 2R 2S, तो अब उसका मिरर इमेज ही आ जाएगा वो, तो वो लेने की जरूरत नहीं है। एक डैश लो, एक डैश लिया। अब और कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती, क्योंकि तीनों सेम ही ए। तो क्या इसमें पीओएस है? हाँ इसमें भी पीओएस है। क्या इसमें पीओएस है? हाँ ऑब्वियसली सर इसमें भी पीओएस है, यहां से तो है ही, इसमें भी पीओएस है। तो इसके तो दो ही आइसोमर बनते हुए दिख रहे हैं। अब यही 4 होगा तब क्या करेंगे, मान लो 4 में बनाया हुआ है, 1 2 3 4, और चारों ए है। तो आप करोगे पहले कि सर सबका मैं ले लेता हूं ऐसा, ये नोट कर लेना भाई, इसको भी कॉपी में अपनी, हो सके तो नोट्स में ही डाल लेना, ऐड कर लेना एक आध पेज कहीं। ये ए है। अब आप लगाओगे डैश, एक डैश लगाओगे, चलो तो एक डैश लगाओ पहले। कहाँ लगाएं? अरे कहीं भी लगा दो, सब ए सेम ही है, कहीं भी लगा दो एक डैश। तो एक डैश ये लगा दिया तुमने, ठीक है। अब और कहीं एक डैश और लग सकता है क्या? नहीं, अब यही डैश को कहीं भी लगाओ एक ही बात है। अब दो डैश वाले आप काम कर सकते हो, दो डैश ले सकते हो यहां पर आप, बिकॉज यू हैव 4 सेंटर्स ना, तो आप दो डैश ले सकते हो। दो के बाद तीसरा डैश मत लेना, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए इसके लिए, ये भी फॉर्मूला वॉर्मूला से नहीं होगा, इसको थोड़ा ध्यान से देख के करो आप। ये ऐसा दो डैश, एक काम कर सकते हो आप, आजू बाजू दो डैश कर सकते हो, ये ये एक पॉसिबिलिटी है। और दो डैश को ऐसा 1 3 पोजीशन में लगा सकते हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये दो डैश को 1 3 पोजीशन पे लगाओगे तो ये एक नई पॉसिबिलिटी निकल कर आएगी, देख लो। और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटी है। अब ऑप्टिकल होगी तो आ जाएगी उसकी मिरर इमेज, ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटी और कोई नहीं है। तो दीज आर द 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। And now if you wish to find the optical ones, so this is obviously optically inactive। यहां पर देखा जाए तो ये पीओएस आ गया, ये भी इनएक्टिव। यहां पर देखो तो बेटा ये पीओएस आ गया, ये भी इनएक्टिव। यहां पर देखो तो फिर से ये पीओएस आ गया, तो इसमें तो कोई ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं। 4 थे, चारों ऑप्टिकली इनएक्टिव। मुझे जल्दी से बता दो, क्या ये दो केसेस समझ आ गए क्या? ये दो केसेस समझ आ गए क्या? ठीक है। अब इसमें क्या करा है, देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें इसने आ, ये ए है तो ये बी है, ठीक है। चलो इसी हिसाब से चलते हैं ना। तो ये ए है, ये बी है, तो एक काम करते हैं, पहले सभी वेज वेज लगाते हैं, ए बी, फिर एक डैश यूज करते हैं। अब एक डैश दो तरह से यूज हो सकता है यहाँ, एक ए के साथ करो और एक बी के साथ करो। तो ये ए और एक डैश मैंने बी के साथ यूज कर लिया, और एक डैश अब मैं ए के साथ यूज कर सकता हूं, कर लो।
ए को डैश में कर लो, अलग है ज्योमेट्रिकली, आप देख सकते हैं, बहुत क्लियरली देख सकते हैं। और इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं काम आएगा, आपको कॉमन सेंस और आपका विजुअलाइजेशन काम आएगा। ये ऐसा हुआ। अब मैं दो डैश यूज करूंगा। अब दो डैश यूज करने के लिए देखो तीन पॉसिबिलिटी मन में ही समझ आ रही है। क्या? एक, दोनों ए के लिए यूज करो, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया पॉइंट है। अब दो डैश को मैं दोनों ए या दोनों बीबी के लिए यूज करता हूं। देखो ये बीबी। अब अगर कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है कि मैं डैश को पहले बीबी के लिए यूज कर चुका हूं, अब मैं ए के लिए भी डैश लगा देता हूं, अबे तो ज्योमेट्रिकली सेम ही नहीं हो गया वो? सोच, थोड़ा ध्यान से सोच। इसको तू अगर ऐसा लिख देता है कि बी के लिए यूज कर लिया, तो अब ए के लिए भी यूज कर लूंगा, डैश 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 डैश, बी के लिए यूज किया तो डैश डैश ए के लिए भी यूज करूंगा। अबे ये दोनों ज्योमेट्रिकली सेम है, ध्यान से देखो। ऑप्टिकल हो सकते हैं, ऑप्टिकल बात नहीं कर रहा मैं, भी पहले ज्योमेट्रिकल बना रहा हूं फिर उसकी मिरर इमेज देखूंगा। दे आर ज्योमेट्रिकली सेम। ए और बी देखिए ट्रांस में, ए और ए सिस में, यहां भी ए और ए सिस में, ए और बी ट्रांस में, डायगोनली भी दे आर ट्रांस, डायगोनली दे आर ट्रांस, लुक एग्जैक्टली सेम। सो डोंट डू दिस। ऑप्टिकल हो सकते हैं यार, ऑप्टिकल अभी नहीं देख रहा मैं पहले ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज बनाना सिखा रहा हूं। ऑप्टिकल तो सिमेट्री इसमें बहुत सिंपली दिख जाती है। अच्छा, तो दो डैश मैंने यूज किया है बीबी के लिए, ए के लिए नहीं करूंगा क्योंकि ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है। अब एक ए एक बी के लिए, एक ए और एक बी के लिए, ये नया केस बनेगा। एक ए और एक बी के लिए, देखो बिल्कुल ये नया केस बनेगा, ये ए और ये बी। अब एक काम और कर सकता हूं, एक ए और एक बी डायमेट्रिकली अपोजिट वाले के लिए, एक ए और एक बी, ये आजू बाजू वाले ए बी हुए और एक डायमेट्रिकली अपोजिट वाले हुए। अब मैं आपको दिखा भी देता हूं कि दे आर ज्योमेट्रिकली डिफरेंट। यहाँ ए और ए ट्रांस में है, बिल्कुल ट्रांस में, यहां भी ए और ए ट्रांस में, यहाँ ये ए और ये बी सिस में है, लेकिन यहाँ ये ए और ये बी ट्रांस में है, दिख गए? ये ट्रांस में और ये सिस में, बिल्कुल। एंड देन यहां पर ये बी और ये बी ट्रांस में है, यहां भी ये बी ट्रांस में, एंड यहां पर ये वाला ए बी सिस में है और यहां ये वाला ए बी ट्रांस में। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये अलग अलग ज्योमेट्रीज हैं, एंड तो ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज इतनी ही हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 6, आई वुड से 6। अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं इस क्वेश्चन को और आप एग्जाम के समय बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको भी मैं मॉडरेट से टफ के बीच में ही रेट करूंगा, मॉडरेट से टफ के बीच में रेट करेंगे इसको। अब ऑप्टिकल आप देख सकते हो बेटा इसमें, ठीक है, सिमेट्री देखना बहुत आसान काम है और ऐसे मॉलिक्यूल्स में तो बहुत आसान। क्या सबको समझ आया ये 6 का केस? 6 कैसे आया? बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल? अच्छा, सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, चलो मैं बनाता हूं इसका, ठीक है। अब इसी तरीके से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 सीएल दिया हुआ है तो पहले चारों को वेज पर, चारों को वेज पर, ठीक है, वेज वेज, ये भी वेज ये भी वेज। मैं ए मान रहा हूं, बार बार सीएल नहीं लिख रहा, ए मान लो, सभी सेम है। और उसके बाद एक डैश यूज करना है मुझे, तो एक डैश में कहाँ यूज करूं? ज्योमेट्रिकल अलग होना चाहिए, तो एक डैश में इधर। अच्छा, यहाँ पर पूरा स्टीरियो आइसोमर ही पूछा है, ठीक है, मतलब मिरर इमेजेस को भी काउंट करना है। पहले ज्योमेट्रिकल बना लेते हैं फिर मिरर इमेज देख लेंगे। एक डैश को मैं कहाँ यूज करूं? चलो ऊपर यूज करता हूँ, एक डैश ऐसा ऊपर यूज हुआ, ये सीएल ये सीएल ये सीएल, ये बार बार सीएल ना लिखूं मैं, समझ लो आप। ये एक डैश इधर यूज हुआ। अब यहां पर देखा जाए तो ये पोजीशन वाइज अलग है ना, अगर ये 1 है तो ये, या फिर ये 1 है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3। अब इनके बीच में भी एक डैश लाया जा सकता है क्योंकि पोजीशन वाइज दे आर डिफरेंट ना।
पोजीशन वाइज दे आर डिफरेंट। तो एक डैश यहाँ पर वेज ही रहने देते हैं, एक डैश इसके बीच में ले आते हैं, तो ये ज्योमेट्रिकली देखो थोड़ा अलग है, ये दिस इज ज्योमेट्रिकली डिफरेंट। और यही एक डैश इधर किनारे आता तो भी अलग बात होती। यही एक डैश अगर ये किनारे आता तो अलग बात होती, क्योंकि अब आप देखिए ये दोनों, ये ट्रांस में है और ये भी ट्रांस में है, बट अगर ये किनारे आता तो ये दोनों ट्रांस में होते बट ये सिस में होते, तो ये एक अलग पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दिख रहा है, ये एक अलग पॉसिबिलिटी। अब मुझे लगाने हैं दो डैश, अब एक डैश और कहीं नहीं लग सकता ज्योमेट्रिकली, अब दो डैश लगाने मुझे। चलो दो डैश लगाता हूं, एक डैश ऊपर और एक डैश किनारे, तो ये Cl Cl, ये वेज ये वेज। अब यही चीज अगर मैं ऐसा करूं तो दो डैश मैं इधर Cl Cl के लिए लगाऊं, क्या समझ पा रहे हो? ज्योमेट्रिकली सेम बात हो गई, समझ पा रहे हो? ये ज्योमेट्रिकली सेम बात हो गई। देखो ये सिस में, ये ट्रांस में, ये सिस में और ये ट्रांस में। अब यहां पर देखो, ये सिस में, ये ट्रांस में, ये सिस में, ये ट्रांस में। वाओ, सो ज्योमेट्रिकली दे आर सेम, ज्योमेट्रिकली दे आर सेम। But they could be mirror images of each other. Yes, because here we do not have plane of symmetry. But चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम तो ज्योमेट्रिकल पहले बना रहे हैं, तो अभी इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि ज्योमेट्रिकली सेम है वो तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि फिर हौच पौच हो जाता है, किसी किसी का ऑप्टिकल बना दिए किसी का नहीं बनाए। तो हम पहले ज्योमेट्रिकल बनाएंगे, फिर हम देख लेंगे पीओएस आ रहा है कि नहीं। अब दो वाले मैं और कैसे यूज कर सकता हूं, इनमें यूज करता हूं, ठीक है, तो एक अलग चीज बन सकती है। इसको मैं वेज ही रहने देता हूं, दो मैं यहां यूज कर लेता हूं, एक Cl ऐसा, एक Cl ऐसा। दिस इज ज्योमेट्रिकली डिफरेंट, दिस इज ज्योमेट्रिकली डिफरेंट। और अब मैं देखूंगा कि किसमें किसमें पीओएस आ रही है। तो इसमें पीओएस आ रही है क्या? नहीं आ रही है, दिस इज इनएक्टिव, तो काउंटेड एज 1। दिस इज, यस दिस इज, मतलब पीओएस आ रही है, पीओएस आ रही है, एक्टिव नहीं आ रहा है, बोलने का मतलब है, समझ। यहां भी पीओएस आ रही है तो इनएक्टिव काउंटेड एज 1, यहां भी पीओएस आ गई, पीओएस आ गई, सो इनएक्टिव काउंटेड एज 1। यहां पर देखा जाए तो ये आप देखो तो पीओएस नहीं है, दिस इज नॉट पीओएस बिकॉज ये आगे ये पीछे, तो इसमें +1 काउंटेड एज 2। देन अगेन दिस इज ज्योमेट्रिकली डिफरेंट, दिस इज अंदर, ये बाहर, सो अगेन it is optically active counted as 2, but this is, you can see, this is a POS, this is a POS, so so it is a meso compound counted as 1. So correct answer should be 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes, wow, correct answer is 8। ये भी मैं टफ रेट करूंगा इस क्वेश्चन को, गलतियां होने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है, समझ आया? अभी गलती तो नहीं होगी ऐसे सवालों में, चारों चारों पांचों तरीके आपको बता दिए कैसे देखना है। अब इनको एक बार खुद से फिर से कॉपी में बिना देखे बनाने की कोशिश करना, फिर नहीं होगी गलतियां, ठीक है। चलिए, now let's have look at this one. If x is the number of geometrical isomers for the given structure, find x by 2. Okay, चलो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना है। मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा ठीक से इधर बना देता हूँ, थोड़ा मैग्नीफाइड बना देता हूँ, ऐसा, ये इधर, ये इधर, ऐसा, ये ऐसा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो देखो ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा है ना, अजीब से डबल बॉन्ड्स लगा दिया है ठूस ठूस के, इधर ऐसा ऐसा ऐसा, फिर इधर ऐसा, अब इधर भी एक मिथाइल लगा हुआ है। ध्यान से देखो,
इसको लेकर कंफ्यूज मत हो, ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन लगे हुए। ज्योमेट्रिकल इधर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जस्ट ट्रीट दिस एज अ ग्रुप। पहली चीज ये आपको तुरंत दिख जानी चाहिए कि ये आपके दिमाग को खराब करने के लिए बनाया गया, जस्ट ट्रीट दिस एज अ ग्रुप। तो मैं तो इस लेवल तक जाऊंगा कि मैं इसे हटाकर जी लिख दूंगा, मैं तो इसको देखूंगा भी नहीं। आप समझिए, इसको हटा के जी लिख दोगे, समझ रहे हो? इसको जी लिख दो बिल्कुल हटा के, ये पूरे को। अब मैं वो मिटाऊंगा तो पूरा मिट जाएगा, इसलिए इसको जी मान लेता हूं मैं, ग्रुप है। एंड नाउ, अब ये तो डबल बॉन्ड है रिंग में, तो इसका तो कोई काउंट होना नहीं है। यहाँ तो सिंपल सिंपल एच और एच है, इसका कुछ नहीं होता। सिस ट्रांस बताया था, ऑक्टीन से चालू होता है, साइक्लोहेक्सीन्स साइक्लोएल्कीन्स का ऑक्टीन से काउंट करना शुरू करते हैं, इसमें काउंट नहीं करते। यहाँ तो ठीक है, ये तो एक दिख रहा है मुझे, सिस ट्रांस होगा इधर, क्योंकि अलग ग्रुप अलग ग्रुप। अब ये भी देखो, this is hydrogen and a group, so 2 different groups, and this point a different group, sorry, this point a hydrogen and a different group, so this is also a cis trans center. And then one thing that some students may miss is ये वाला और ये वाला। look at this cycloalkane वाला, दिख रहा है? दिस इज साइक्लोएल्केन। तो यहां भी सिस ट्रांस पॉसिबल है। बिल्कुल सीधी सी बात समझ में आ रही है, कहीं भी सिमेट्रिकल एंड वेंड नहीं है, तो कोई भी 2 चीजें सेम होने के चांसेस नहीं दिख रही हैं। तो बिल्कुल 3 सेंटर्स दिख रहे हैं आपको, तो 2 की पावर 3, 8 विल बी द करेक्ट आंसर। 8 विल बी द करेक्ट आंसर। 4, अच्छा ठीक है, x/2 रिपोर्ट करना है, ठीक है, x/2 रिपोर्ट करना है, सो 8/2 रिपोर्टेड आंसर इज 4, करेक्ट। 4 इज द करेक्ट आंसर। 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर देयर। उतना मुश्किल नहीं था ये, उतना मुश्किल नहीं था, इजी के अंदर इसको मैं काउंट करूंगा। ये अगर आप नहीं देख रहे हो तो ये आपकी केयरलेसनेस है, इजी के अंदर इसको काउंट करेंगे। चलिए अगला, हाउ मेनी डाई स्टीरियोमर्स ऑफ द आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड? दिस इज ऑल्सो इजी, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पर Me और PH लगा हुआ है, तो Me और PH लगा हुआ है, तो फिर तब तो फिर मीजो होने का कोई चांस ही नहीं है, मीजो होने का नो चांस। समझ रहे हैं? मीजो होने का कोई चांस नहीं है। तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, मीजो हो ही नहीं सकता। तो फिर 1 2 3 सेंटर्स हैं, तो सीधे सीधे 2 की पावर 3 मतलब 8 पॉसिबल आइसोमर्स है इसके। अब उसमें से इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज तो एक ही होगा, कोई एग्जैक्ट मिरर इमेज तो कोई एक ही होगा, यही वाला, क्योंकि मीजो होने की पॉसिबिलिटी तो है नहीं, तो एग्जैक्ट मिरर इमेज तो कोई एक ही होगा, इधर H H H। तो बचे 7 क्या हैं इसके? नॉन मिरर इमेजेस। बचे 7 इसके क्या है? बचे 7 नहीं, चलो ये तो एक हो गया, एक ये और एक इसका मिरर इमेज, तो बचे 6। आई मीन टू से बचे हुए 6 इसके क्या हैं? नॉन मिरर इमेजेस बट काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, so that is the definition of distereomer, so correct answer is 6 and this is also a easy question। तो आप देख रहे हैं अभी तक 4-5 क्वेश्चन तो इजी मिल ही गए, तो you should have scored at least 20 to 30 marks in this paper, but students have not scored that much। कुछ 1-2 स्टूडेंट्स ही ठीक ठाक स्कोर किए हैं, बाकी तो सब 30 20 15 ऐसा ही स्कोर दिख रहा था मुझे। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज this is the question, if A is the total number of meso compounds and B is the total number of optically active isomers, then A plus B is for this one। तो इसके लिए देखना है, तो दिस इज कार्बन, यहां पर एक CH3, यहां पर Cl और एक H। अरे यार ये भी तो आसान क्वेश्चन लग रहा है, यहां पर ऐसा लगा हुआ है। फिर इधर पर देखो, अगर आप जेई एडवांस के आइसोमर्स के क्वेश्चन देखोगे तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको वो काफी आसान लगेंगे। मैं अगर किसी क्वेश्चन को आसान बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन जेई एडवांस में नहीं आ सकता।
जे एडवांस में तो बहुत सड़े सड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आइसोमर्स के, बहुत सड़े सड़े क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हुए, बट बहुत आसान आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें आपको बहुत केयरफुली करना है ताकि आप मार्क्स लूज ना करें। उसमें तो मार्क्स उठाना ही उठाना है। तो देखिए भैया, अरे यार ये तो मुझे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये मुझे एक फिशर की तरह मैं ट्रीट कर सकता हूँ इसको। ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये तो एकदम सिमेट्रिकल सा चीज है। इधर भी एच, इधर भी एच, इधर भी एच, इधर भी एच। क्या इसको आप ऐसा फिशर जैसा नहीं ट्रीट कर सकते यार ऐसे? इसको इस तरह से देखो ना यार, क्या दिक्कत है? इधर CH3, इधर SR, इधर H, फिर ऐसे इधर भी दिस, ये देखो CH3, और इधर भी H, इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर भी H, ऐसा दिख रहा है। तो दो कायरल सेंटर है तो चार बनते हैं, बट एक मीजो हो जाएगा। ये जो बना हुआ है ये मीजो हो गया, तो मीजो एक हुआ, एक पेयर ऑफ इनैंशियोमर हुए, तो दो ऑप्टिकली एक्टिव हुए और एक मीजो हुआ। दो ऑप्टिकली एक्टिव हुए, एक मीजो हुआ। सो बी इज द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। तो दो हुए ऑप्टिकली एक्टिव और मीजो हुआ एक, तो 2 + 1 3 इज द आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन। सो 3 इज द आंसर। करेक्ट आंसर इज 3। ओके, आई डोंट थिंक सो कि इसमें बहुत किसी को डाउट होगा। आगे बढ़ता हूँ। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। रिपोर्ट क्या करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना। स्टीरियो आइसोमर्स, ये मत करना बाद में कि अरे सर मैं इसको पढ़ नहीं पाया, ऐसा हुआ वैसा क्यों। ये बिल्कुल एकदम लूजर्स की निशानी होती है ये, कि मैं नहीं पढ़ पाया, मैं इसको ऐसा पढ़ लिया वैसा पढ़ लिया। अबे तेरे को किसी ने रोका था क्या नहीं पढ़ने से? तो ये सब मत करना, ठीक है। चलो, सो सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, देख इसको क्या बनाना है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन दिख रहा है ये ऐसा। अब ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है। बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि ये वेज है और ये भी वेज है अगर, और दिस इज ए एंड दिस इज बी, बोथ आर डिफरेंट। कभी ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेंगे, ये मीजो तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि अलग अलग ग्रुप है। अगर वेज वेज भी है तो आपको POS नहीं आएगा। तो क्लियर कट दिख रहा है कि चार आइसोमर्स बन पा रहे हैं। क्लियर कट दिख रहा है, चार बन रहे हैं। एक ये प्लस इसका मिरर इमेज, फिर इसका एक ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटी बनाओगे, दैट इज ये ऐसा और ये ऐसा। एक क्वेश्चन आया था JEE एडवांस 2019 में, नंबर ऑफ साइक्लिक एथर्स पूछा था। ये उसी तरह का क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बेहतर था क्योंकि वहां एक फॉर्मूला दिया था, उससे नंबर ऑफ साइक्लिक एथर्स बनाने थे। उसमें एक स्ट्रक्चर इस तरह का बन रहा था, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन था वो, शायद कराया हुआ। प्लस इसका भी एक मिरर इमेज बनेगा। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है लिखा, बट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस आपको पता होगा, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात होती है। ऑल्दो एडवांस के पेपर में ये सब काफी अच्छे से मेंशन रहता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद वी आर गेटिंग बी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। क्या है ये, नॉर्मल कभी कभी फ्रैक्शंस लिख देता है, बच्चे को अंडरस्टूड रहता है। तो number of fractions, you know that enantiomers have same boiling point, so these two will be treated as one fraction, these two will be treated as one fraction. So you have number of stereoisomers 4, number of fractions is 2, sum is 6, so the correct answer is 6. This is also kind of easy to moderate के बीच में ही है ये भी क्वेश्चन। ओके, easy to moderate के बीच में। डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ना ये थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कन्फिगुरेशनल इनैंशियोमर ऑफ ए। वाओ, इसमें हो सकता है टाइम लगे आपको थोड़ा करने में, है ना, शुरू में। बट कन्फिगरेशनल इनैंशियोमर मतलब इधर कन्फिगरेशन चेंज करके मान रहे हैं कि अलग मॉलिक्यूल है, अलग मॉलिक्यूल है। बस आपको बताना है कौन कौन इसके इनैंशियोमर्स हैं। क्या ये इसका इनैंशियोमर है, क्या ये इसका इनैंशियोमर है, ठीक है। इनैंशियोमर्स बताने हैं। अच्छा, तो क्या होना चाहिए इनैंशियोमर के लिए, दो कायरल कार्बन है तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन उलट होनी चाहिए। जैसे अगर इसका RS है तो इसका RR आना चाहिए, सॉरी RS है तो SR आना चाहिए, RR है तो SS आना चाहिए। बेटा थ्योरी में सब बहुत अच्छे से पढ़ा दिए, अगर आप बिना थ्योरी पढ़े ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो ये आपको उससे कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ मैं पूरा पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ठीक है।
ये सब हमने बहुत अच्छे से समझा। और सिंगल एक्सचेंज के बारे में बताया मैंने, एक एक्सचेंज करोगे कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, दो एक्सचेंज करोगे कॉन्फ़िगरेशन फिर वही हो जाता है, ये सब बता चुके हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करो। चलो देखो, यहाँ पर सामने वाले कार्बन को देखो, Cl इधर है, CH3 इधर है और H इधर है, और यहाँ भी देखो CH3 इधर है, Cl इधर ही है और H इधर ही है। अबे ये वाले कार्बन का तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज ही नहीं हुआ, अगर एक्सचेंज करते तो चेंज होता, ये तो जैसा ऊपर है वैसा ही इधर है, तो अबे ये नहीं हो सकता इन एंशोमर। आई होप समझ आ रहा होगा। सबको इसी तरह से देखो, समझ रहे हो, सबको इसी तरह से देखो। अब इसको देखो, ये सामने देखो, ये Br, अच्छा Cl वाले को पीछे कर दिया है, कोई बात नहीं, अब ऑब्जर्वेशन आपकी है। अब मैं इसको इसी तरह से देखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको बना रहा हूं इसी तरह से, तो मैं ये जो पीछे Cl है उसको मैं ऐसे आगे लेकर आऊंगा, समझो, ये पीछे Cl है उसको मैं ऐसे आगे लेकर आऊंगा, तो मैं ये पाऊंगा कि Cl इधर आ गया मेरा। अब देखो, ये देखना आपको है भाई, पीछे वाला Cl इधर, पीछे वाला CH3, जब मैं उसको ऐसा करूंगा तो ये CH3 मेरा इधर आ गया, और ये H ऊपर है, तो जब मैं उसको ऐसे करूंगा तो H मेरा इधर ऊपर आ गया। मैं सामने वाले कार्बन को देख के ही डिसाइड कर दे रहा हूं आंसर, आप सेम चीज पीछे वाले के साथ भी देख सकते हो, ठीक है, दोनों के साथ देखना होगा। मैं अभी सिर्फ सामने वाले के हिसाब से बता देता हूँ समझाने के लिए। ये ऐसा हुआ, जब ये ऐसा हुआ तो मुझे इसको इसी तरह से ओरिएंट करूंगा मैं, जब, तो क्या मिल रहा है बेटा, देखो जब इसी तरह से ओरिएंट करूंगा तो ये CH3 इधर आ जाएगा, इधर घुमा दिया, तो ये Cl ऊपर चला गया और ये H इधर चला गया। अब आप इसके साथ देखो, ये इधर H था, इधर अब Cl आ चुका है, और इधर Cl है, इधर अब H आ चुका है। इसका मतलब H और Cl का सिंगल एक्सचेंज हो गया, हो गया। इसी तरह से आप देख लेना, ये वाले कार्बन का भी सिंगल एक्सचेंज हो गया होगा। वो ऐसा नहीं होता कि इसका हो गया तो उसका भी हो गया होगा, ऐसा नहीं होता, वो आप करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसको मान लेता हूं, अभी मैं फिलहाल इसको मान लेता हूं, और दिख भी रहा है पीछे वाला भी हो गया है, देख लेना। क्या ये तरीका समझ आया क्या आप लोगों को? एक बार जल्दी से बता दो तो फिर आगे का मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूंगा। क्या ये तरीका समझ आया क्या किया मैंने? ठीक है, चलो बढ़िया। अब इसको देख लो, अब ये तो इसी तरह से ओरिएंटेड है, ये देखो CH3 इधर ही है, हाँ बढ़िया, H और Cl का एक्सचेंज इधर हुआ है, और पीछे क्या किया गया है देखो, पीछे वाले में Br, सॉरी, पीछे वाले में Br और CH3 का एक्सचेंज कर दिया, देखो Br और CH3 का एक्सचेंज कर दिया, ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह आ गया, तो बिल्कुल दोनों ही कार्बन में चेंज हुआ है, तो ये भी इसका इनैंशियोमर होगा। हाँ, कन्फिग्रेशनली डिफरेंट है, कन्फिग्रेशनली डिफरेंट है। अगर आप बोलो कि ये दोनों सेम है क्या, तो मैं बोलूंगा हाँ ये दोनों वैसे तो सेम है, दे आर सेम मॉलिक्यूल्स, दे कैन नॉट बी separated from each other because they are same molecules, but they are configurationally they are different because one is eclipsed and other one is staggered, तो वो डिफरेंस है इसमें, ठीक है, उस हिसाब से दिया गया। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फर्मेशनली डिफरेंट, ये कन्फिग्यूरेशनल लिखा है, कन्फर्मेशनल होना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं, मीनिंग समझ आ रहा है क्वेश्चन में क्या है, दिक्कत नहीं। इधर भी देखो, अगर आप फिर से वही कर दिया बेटा, अब आप सामने वाले को ऐसे घुमा लेना, तो जब इसको घुमाओगे तो क्या दिख रहा है, ये Cl वाला आगे आएगा, तो फिर से Cl इधर हो गया और H इधर हो गया, और इसको भी मान लो आंसर है। अब इस तरह से इसको भी चेक कर लेना, तो 3 तो है ही, और चौथा वाला है कि नहीं वो आंसर देख के समझ आ जाएगा, ठीक है, 4 आंसर है तो चौथा वाला भी होगा, ठीक है, 4 आंसर है, चौथा वाला भी होगा। यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 4। ओ वाह, नाउ शायद 15 क्वेश्चन थे ना, हाँ ठीक है। तो पिछला वाला क्वेश्चन ठीक है, मॉडरेट मान सकते हैं। देन दिस वन, प्योर मैंडलिक एसिड हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ -150
and sample contains 60% of R and 40% of its enantiomer, then alpha of its solution is। अरे भाई ये तो बहुत easy है क्वेश्चन, this is very easy, very easy, okay, सिंपल यार, वो निकालना है अल्फा, अल्फा का मॉड लिखना, ठीक है ना, मॉड लिखना, क्योंकि इंटीजर आंसर क्वेश्चन ही है। सॉरी, पॉजिटिव इंटीजर था नेगेटिव था, रिपोर्ट किस में करना था, शायद पॉजिटिव इंटीजर्स में रिपोर्ट करना था क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये मॉड का साइन ठीक से बनाया हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, कि पॉजिटिव इंटीजर्स में रिपोर्ट करना था शायद। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। सो -150, क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा लग रहा है ना देखकर, -150 और ये 60% है, तो नेगेटिव ही आएगा वो। तो -150 का 60%, दैट इज 60/100 प्लस, ये मतलब ये बोलूंगा मैं, बोर्ड लेवल का सवाल है ये, दिस इनटू, अब इसका इनैंशियोमर है तो इनैंशियोमर का ऑप्टिकल रोटेशन +150 होता है, +150, कैंसिल 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 कैंसिल, 60 हो रहा है ये 90 हो रहा है, तो -30। अब ये मॉड का साइन अगर है तो 30 आंसर, अब ये मॉड अगर है तो वो 30 आंसर है, ठीक है, समझ लो 30 है, उसमें क्या भी बात। Then this is the last question. So the total number of geometrical isomers in the given compound are, total number of geometrical isomer are, अच्छा बढ़िया है, देखते हैं इसमें सेंटेंस, देखो ये वाला दिख रहा है, हाँ, ग्रुप अलग अलग है, डी है इधर, एक डी है और एक अलग सा ग्रुप है, इधर भी एक डी है, एक अलग सा ग्रुप है, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड को देखो, तो यहां पर देखो आप, तो ये कार्बन के साथ सीधे सीधे ये sp2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी सीधे सीधे sp2 कार्बन जुड़ा हुआ है, और 1 2 सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इधर भी देखो तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या सेम हो गए, और अगर सेम हो गए तो इसके अराउंड तो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, दोनों सेम रिंग्स हैं, देख सकते हैं आप, दोनों सेम रिंग्स हैं। लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड sp3 कार्बन से, ये डायरेक्टली कनेक्टेड sp2 कार्बन से, तो ये वाली रिंग और ये वाली रिंग दोनों डिफरेंट रिंग्स, ये दोनों डिफरेंट रिंग्स, तो इसके अराउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अब आपको पता है कैसे बनाना है, एक बार दोनों सिस ये सब आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं, दोनों सिस एक बार, एक सिस तो एक, ये दोनों ट्रांस ट्रांस, फिर एक बार एक सिस, सो दूसरा ट्रांस, और एक बार पहला वाला ट्रांस तो दूसरा वाला सिस, सिंस ये दोनों एंड्स अलग हैं तो ये दोनों अलग अलग होंगे, तो टोटल आंसर इज 4, 4 is the correct answer। तो ये हुए आपके 15 क्वेश्चंस खत्म, ठीक है। आई होप आपको बढ़िया से मजा आया होगा, समझ में आया होगा कि कैसे करना है। सर रिंग के अंदर वाले डबल बॉन्ड्स, अरे बेटा रिंग के अंदर वाले डबल बॉन्ड्स थोड़ी ना काउंट करते हैं, वो तो हम तब लेते हैं जब ऑक्टीन से शुरू करते हैं। याद करो साइक्लोहेक्सीन का केस, साइक्लो एल्कीन्स का केस मैंने ऑक्टीन से बताया था कि इसका ट्रांसफॉर्म स्टेबल हो सकता है, ऑक्टीन से बताया था, याद आ रही बात। साइक्लोहेक्सीन का जो ट्रांसफॉर्म है वो -180 डिग्री सेल्सियस या फिर माइनस कुछ ऐसा टेम्परेचर है, नेगेटिव टेम्परेचर्स पे वो एक्सट्रैक्ट हुआ जरूर है, बट हम आइसोमर पढ़ते समय उसको काउंट नहीं करते, बिकॉज वी जनरली टेक दोस आइसोमर्स विच आर स्टेबल इनफ। तो ऑक्टीन से बताया था मैंने, काउंट करना शुरू करना है। तो ठीक है, करेक्ट आंसर इज 4। तो आई होप मजा आया होगा आपको, और अगर आपका बैकलॉग अभी चल रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म वाले लेक्चर्स में, तो बिल्कुल बराबर पे आ जाइए। उसके भी 60 क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, 2 टेस्ट पेपर्स के फॉर्म में, 30-30 के, एक और एडवांस टेस्ट उसमें अपलोड हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप सिर्फ जितने क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, जो आपको नोट्स में पढ़ा रहे हैं, उसको आप प्रॉपर कर लेते हो, फिर एग्जाम के समय आपको मॉक पेपर्स करने ही है तो आप कुछ मॉक पेपर्स कर लेंगे, और प्लस PYQs करेंगे,
इतना करेंगे। और समझ के करते हो, कितना समझ के कर रहे हो वो मैटर करता है। इतने सवाल भी अगर आप समझ के करते हो तो आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे, ठीक है। और अगर आपने समझा कुछ नहीं है, एंड शैंड बस क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं से आंसर ले आ रहे हो, समझा कुछ नहीं है, तो आप 1500 2000 सवाल भी कर लो, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझ। समझिए, कुछ क्वेश्चंस बनाइए। बहुत लोगों का जेई एडवांस में मानना होता है कि 70% क्वेश्चन 30% थ्योरी, ये वाले तरीके से ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। मेरा मानना बिल्कुल अलग है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे नोट्स में बहुत ज्यादा दम। तो मेरा मानना है 70% नोट्स 30% क्वेश्चन। आप इस फॉर्मूले के साथ जाइए, टॉप से टॉप रैंक लेकर निकलेंगे। और क्वेश्चंस भी जिस तरह से टेस्ट के फॉर्मेट में बनवा रहे हैं वैसे बनाइए। और सिलेबस जल्दी खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि जब क्वेश्चंस बनाएं आप तो एग्जाम के समय बनाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। लास्ट के 6 महीने 5 महीने आप सिर्फ सवाल बनाएं, थ्योरी तब तक खत्म कर लें मस्त से पढ़ के। ये होता है सही तरीका पढ़ाई करने का एडवांस की। बाकी जो नीट और मेंस वेंस में सस्ते तरीके चलते हैं उनको फॉलो करोगे तो मुंह की खाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लाइव सेशन में। फिजिकल केमिस्ट्री का भी एमओटी के लेक्चर, रुक जा, आइडियल गैस पहले खत्म कर दूं उसके बाद करूंगा उसको केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। आइडियल गैस खत्म कर दूं पहले। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं।